Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार के कास्ट बेस्ड सर्वे के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है इस पर कोई भी स्टे नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूडीज बुलिश ऑन ग्रोथ, जहां पर इंडिया को मिली है रेटिंग। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंटर की प्रपोज्ड क्रिमिनल कोड, जो कस्टडी को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि कस्टडी का क्या होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया के चंद्रयान 3 और लूना 25 से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सभी के मन में हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट RBI's न्यू गाइडलाइन फॉर लेंडर्स। So without wasting any time, let's see what is in the news. बात की जा रही है पहले आर्टिकल के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बिहार का जो कास्ट बेस्ड सर्वे डेटा है उसको रिलीज करने पे जो स्टे लगाने की बात कर रही थी उसको सरे से नकार दिया है और बोला है कि यस इट कैन बी पब्लिक। कुछ ही दिन पहले हमने एक आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया था जहाँ पर बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा क्यास लगाए जा रहे थे। बार बार ये भी बोला जा रहा था कि ये जो सर्वे है ये कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लोगों का जो राइट टू प्राइवेसी है, जो पुट्टू स्वामी केस को हमने यहाँ डिस्कस किया था, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए ये रिफ्यूज़ कर दिया है कि देखिए यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई भी प्राइवेसी का यहाँ पर उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कास्ट है या जो सब कास्ट है वो गवर्नमेंट को आपके लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर किसी की भी कास्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा है, रादर एक डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, एक क्यूमुलेटिव फिगर यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, नॉट इंडिविजुअल पर्सन्स डिटेल एंड देयर कास्ट। अब देखिए कास्ट बेस्ड सर्वे को लेकर जो बार बार बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, साथ ही सेंसस एक्ट 1949 और सेंसस रूल 1990 का भी यहाँ पर वायलेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही पिटिशनर ने यहाँ पर ये भी बोली थी कि जो एंट्री 69 है यूनियन लिस्ट की 7th शेड्यूल में, वो भी यहाँ पर उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया था। ऐसे में हमें समझना क्या है, हम आर्टिकल की स्टडी करेंगे इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर 5th शेड्यूल क्या है और बाकी के सारे रूल्स क्या बोलते हैं। देखिए जब हम 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है अमंग दी सेंटर एंड स्टेट, और इसी को लेकर हमारे पास 3 लिस्ट आ जाती हैं, जिसमें स्टेट लिस्ट, सेंटर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हमें देखने मिलती है। एवरी सिंगल कैटेगरी हैज सम डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पर ये नियम बना सकते हैं, और जो भी नियम यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट से रह जाते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट यहाँ पर बना दिया जाता है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यूनियन लिस्ट में वो सारे मुद्दे होते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव अथॉरिटी रखती है और इन पर लॉ बना सकती है। इसी के अलावा अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की तो इसमें वो सारे मुद्दे आ जाते हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर नियम बना सकती है और उनकी एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है। हमने कुछ दिन पहले भी स्टेट लिस्ट के बारे में जिक्र किया था, जहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने यहाँ पर डिमांड रखी थी कि जो एजुकेशन है उसे कॉन्करेंट लिस्ट से हटा के वापस से स्टेट लिस्ट का पार्ट बना दिया जाए। अदर देन दैट अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके ऊपर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपका यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों ही इसके ऊपर नियम कायदे कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज, बैंक्रप्सी एटसेट्रा। अब देखिए इसी विवाद को चलते हुए यहाँ पर एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी होगी, जो है आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255। हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को लेकर, जिसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आर्टिकल 25 के बारे में, जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है। आपको याद होगा जब हम रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करते हैं तो हम 3 पैरामीटर में इसको डिस्कस करते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 245 से लेकर मूव करते हैं 255 तक। वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम 256 से लेके 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और फाइनेंशियल पावर में हम 268 से लेकर 293 तक की बात करते हैं। सो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में।
देखिए, आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो किसी भी प्रकार के लॉ बना सकती हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे फॉर होल ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। एक स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो दे कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ देयर स्टेट ऑल्सो। लेकिन जो लॉ है पार्लियामेंट का बनाया हुआ इज नेवर इनवैलिड व्हेन द इफेक्ट पर्टेन्स ऑफ आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल 246 की बात करें तो ये बात करता है पार्लियामेंट्री लॉ के बारे में और उन लॉज के बारे में जिन्हें स्टेट यहाँ पर प्रपोज करती है। और इसी आर्टिकल 246 के अंदर हमें तीन लिस्ट विच इज़ दी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हमें देखने मिलती है जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है। आर्टिकल 247 की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो 247 यहाँ पर पार्लियामेंट को एडिशनल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने और कंट्री में लॉ मेंटेन करने की परमिशन देता है। वहीं आर्टिकल 24 की बात करें तो ये पार्लियामेंट को ये पावर ग्रांट करता है कि दे कैन मेक लॉ ऑन इन एनी मैटर इवन इन द स्टेट लिस्ट फॉर टू रीजन्स। ये दो कारण क्या है? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स and for implementing decision at international conferences, institution and bodies also। वहीं आर्टिकल 249 की अगर हम बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट के केस में या फिर 2/3 मेजॉरिटी के केस में पार्लियामेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, उनके पास एक एब्सोल्यूट पावर होता है कि ये यहाँ पर स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कोई निर्णय ले सकते हैं। वहीं आर्टिकल 250 की हम बात करें तो जो बात करता है अगर इमरजेंसी का केस है तो पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाते हैं ओवर द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। वहीं आर्टिकल 251 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स कोई रिजोल्यूशन यहाँ पर पास करते हैं एंड दे रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट कि इस लेजिस्लेशन पर यहाँ पर स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है, इस पर डिसीजन लिया जाए और पार्लियामेंट उसे ज़रूरी समझती है तो ऐसे में वो कोई भी नियम यहाँ पर बना सकती है जो दोनों स्टेट में यहाँ पर लागू होगा। दैट मीन्स अगर हम आर्टिकल 249 और 250 की बात करें सो द स्टेट शेल लेजिस्लेट एज यूजुअल बट रिमेन इनएक्टिव इन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली अलोन। आर्टिकल 252 की बात करें तो यहाँ पर पार्लियामेंट के जो लॉ हैं दे कैन बी नलिफाइड ओनली बाय द पासिंग ऑफ एनदर लॉ बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ। विच मीन्स अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेट अगर कोई नया लॉ बना देती है प्रीवियस पार्लियामेंट लॉ के ऊपर तो वो पार्लियामेंट के लॉ को यहाँ पर नलिफाई नहीं करेगा। सेम आर्टिकल 253 की बात करें हम तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग एनी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड लास्टली एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 254 यहाँ पर बात कर रहा है अगर स्टेट और पार्लियामेंट के बीच में या जो भी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट है यहाँ पर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे में जो सेंटर का लॉ है उसको ही सर्वमान्य माना जाता है। ऑलराइट, तो ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहाँ पर बात की जा रही है मूडीज बुलिश ऑन ग्रोथ फ्लैग्स सेक्ट्रेशन टेंशन कब ऑन डिसेंट। देखिए बात करने वाले हैं हम एक रेटिंग एजेंसी मूडी के बारे में। मूडी यहाँ पर इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं और इन्होंने इंडिया की रेटिंग को यहाँ पर Baa3 और स्टेबल आउटलुक और अंडर स्टेट आउटलुक का यहाँ पर दर्जा दिया है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर समझना होगा Baa3 का मतलब होता है लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो विच मीन्स स्टेबिलिटी। देखिए अगर हम सोवराइन क्रेडिट रेटिंग की यहाँ पर बात करते हैं, पहले आप यहाँ पर रिपोर्ट के हाईलाइट भी देख सकते हैं कि जो मूडी की जो प्रोडिक्शन है इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर ये कहीं ना कहीं G20 इकोनॉमीज़ को यहाँ पर उसने सरपास कर दिया है और इंडिया को इसने दे दिया है Baa3 का क्रेडिट जिसके हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया Baa3 का मतलब ही होता है लोएस्ट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स जो आउटलुक यहाँ पर लिया जाता है विच इज़ द स्टेबल इन नेचर। यहाँ पर मूडी ने एक्नॉलेज किया है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उनका जो फिस्कल सिचुएशन को मैनेजमेंट करने का तरीका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी गुड। साथ ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसे फिस्कल ईयर 2024 के हिसाब से माना है 6.5%। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडिया की मैक्रो पॉलिसीज़ इफेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा सराहा है
साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है कहीं कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, पॉलिटिकल टेंशन के कारण कुछ ना कुछ वीकनेस हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने के लिए भी मिली है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि इंडिया का जो एम्फोसिस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉजिस्टिक, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात भी कही है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को फॉर्मलाइज करने की बात भी कही है, एक फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या जो बेस है टैक्स का उसको बढ़ाने के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा की है। सो दिस इज़ द पॉइंट विच आई वॉज टेलिंग यू, आप इसको नोट कर सकते हैं और साथ ही आप इस पर्टिकुलर डिस्कशन का जो PDF है वो हमारी वेबसाइट rawsacademy.in पर करंट अफेयर सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बात यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि आखिर सॉवराइन क्रेडिट रेटिंग होता क्या है। जब हम सॉवराइन क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है क्रेडिट वर्दीनेस का किसी भी कंट्री की, उनकी सॉवराइन एंटिटी का, विच मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक आइडिया हो जाता है कि लेवल ऑफ रिस्क कितना है। अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना लेवल ऑफ रिस्क यहाँ पर एसोसिएटेड है विद इन्वेस्टिंग इन द डेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इनफैक्ट यहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप बात करेंगे, दैट मीन्स मूडी की ये जो लिस्ट है ये बोल रही है लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स स्टेबल सिचुएशन है। साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर जो मूडी Baa3 की जो हायर रेटिंग कहलाती है ये बोलता है कि Ba1 के नीचे जाना इज़ नॉट गुड। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये जो रेटिंग है, ये कहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपको चाहिए होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एनी इन्वेस्टर हु इज़ कमिंग टू योर कंट्री दे वांट टू सी योर रेटिंग, दे वांट टू सी हाउ क्रेडिट वर्दी दैट पर्टिकुलर कंट्री इज़। क्या वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं डालेगी। ऐसे में इस तरीके की जो रेटिंग हो जाती हैं, स्पेशली फॉर इंडिया विच इज़ द ग्रोइंग इकोनॉमी इटसेल्फ, इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री की क्या है, जो उसका फॉरेन वॉल्यूम है, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल मार्केट ट्रांसपेरेंसी है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, इन सभी को देखते हुए इम्पॉर्टेंट हमें देखने मिलते हैं ये रिपोर्ट। मूडी के अलावा आप S&P की रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं और आप फिच की रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां हम बात करेंगे इंडिया ने सेट कर लिया है अपना पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। देखिए, कंट्री का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो चुका है बेंगलुरु में। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये लोकेट कर रहा है कैम्ब्रिज लेआउट में। जो पोस्ट ऑफिस है ये यहाँ पर लगभग 43 दिन में इसे बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था, इनफैक्ट बिफोर द डेडलाइन। इसके जो कंस्ट्रक्शन है इसको कैरी किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग किया गया था नन अदर देन बट द जायंट लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। साथ ही यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ देखने मिला है वो मिला है IIT मद्रास की तरफ से। अब हमें यहाँ पर समझना होगा कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, लगभग 1021 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1021 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ ये पूरा का पूरा 3D मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटेड बिल्डिंग है जिसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये रोबोटिक्स के प्रिंटर डिपॉजिट कंसंट्रेशन, दैट मीन्स लेयर बाय लेयर तरीके से इसे यहाँ पर बनाया गया है। सो विद दिस इमेज यू कैन सी हाउ डज दिस एंटायर पोस्ट ऑफिस इवन लुक्स लाइक। बात करते हैं 3D प्रिंटिंग आखिर होती क्या है। देखिए, 3D प्रिंटिंग को ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है। ये एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप देखेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं जो कि लेयर बाय लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होती हैं हमारी, जहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया जाता है मटेरियल को थ्रू द कटिंग और मशीन, वहीं 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, यहाँ पर बिल्ड्स ऑब्जेक्ट्स को एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के ऊपर लगा दिया जाता है ऐसे मटेरियल्स की सहायता से जैसे प्लास्टिक, मेटल, सेरामिक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम इसके प्रोसेस को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक 3D
3D डिज़ाइन तैयार की जाती है कंप्यूटर की सहायता से या कंप्यूटर एडेड कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से। इसके बाद यहाँ पर स्लाइसिंग की जाती है, दैट मीन्स जो डिजिटल मॉडल है इनको थिन या हॉरिजॉन्टल लेयर्स में यहाँ पर कट किया जाता है विद द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज द प्रिंटिंग। अब इसके बाद होता क्या है, 3D प्रिंटर यहाँ पर रीड करता है इन स्लाइस डिज़ाइन को और देन इनको यहाँ पर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए लगाया जाता है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर लेयर बाय लेयर मटेरियल का यूज़ होता है जो भी उस स्पेसिफाइड डिज़ाइन मॉडल से आवश्यक हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लेयरिंग देखने मिलती है। लेयरिंग में जो प्रिंटर है वो जो भी चूज इन मटेरियल जिसको भी चूज़ किया गया है, इवन लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म, उसकी एक लेयर यहाँ पर तैयार करता है। देन इन सारी लेयर्स को आपस में लगाया जाता है, फ्यूज़ किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है ताकि एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो। और नेक्स्ट स्टेज हमें देखने मिलती है बिल्डिंग अप। सारी लेयर्स को ऐड करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रेजुअली ये एक लेयर के बाद दूसरी लेयर यहाँ पर इनका शेप लेना तैयार कर देते हैं, बॉटम से टॉप तक किए जाते हैं और लास्ट होता है कंप्लीशन स्टेज। जैसे ही प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ये ऑब्जेक्ट अलाउ कर दिए जाते हैं कि ये ठंडा हो जाए और जैसे ही ये ठंडे होते हैं एक फाइनल रिजल्ट हमारे सामने देखने के लिए मिलता है। विद दिस पर्टिकुलर इमेज आप समझ सकते हैं कि कैसे 3D प्रिंटिंग मॉडल यहाँ पर काम करता होगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है या इनके एडवांटेजेस क्या है। देखिए कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री के ऊपर ये काम करते हैं, यहाँ पर जो क्रिएशन है, इम्प्रिंटिंग है, ये कॉम्प्लेक्स शेप्स लेती हैं और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इन्हें अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। वहीं जितने भी प्रिंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं ये कस्टमाइज्ड होते हैं इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से और सभी पर यहाँ पर टाइम एडिशनल कॉस्ट भी देखने के लिए मिलती है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम 3D प्रिंटिंग की बात करें तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ही कम निकलता है कंपैरेटिव टू द सब्सट्रैक्टिव मेथड। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, जो प्रोटोटाइप इनके बन के तैयार हो जाते हैं जहाँ पर टेस्ट और वैलिडेशन इनका बहुत आसानी से किया जाता है। वहीं चूँकि ये ऑन डिमांड प्रोडक्शन की तरह काम करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी चीज़ को जिसकी डिमांड की जा रही है, दैट मीन्स वो लार्ज इन्वेंटरीज की, स्टोरेज स्पेसेस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है और जैसे ही किसी की यहाँ पर डिमांड आई, डिमांड के साथ ही इनको यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा। एक सवाल सब कई बार हमारे मन में आता है कि किस तरीके की इंक का यूज़ किया जाता है 3D प्रिंटिंग में। तो देखिए जहाँ पर इंकजेट प्रिंटर्स ये स्प्रे करते हैं लिक्विड इंक को या लेज़र प्रिंट्स को, दे यूज़ ए सॉलिड पाउडर। जो 3D प्रिंटर है आप समझिए ये इनमें से किसी का यूज़ नहीं करते हैं, रादर देन जो 3D प्रिंटर हैं यहाँ पर डिपॉजिट लेयर्स जो होती है मॉल्टन प्लास्टिक की या पाउडर या फसेस की, इन सभी को या तो मिक्स करके यहाँ पर एक एडहेसिव या अल्ट्रा वॉलेट लाइट यहाँ पर तैयार की जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये यहाँ पर टूलिंग कॉस्ट को कम कर देते हैं, क्रिएटिविटी फ्रीडम को आप देखने मिल जाएगी और साथ ही अगर हम बात करें तो एक इनोवेटिव एप्लीकेशन है जो आपको एक नए तरीके से काम करने का मौका देती है। इसी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार आपको एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिलेगी कि मोस्ट कॉमन 3D प्रिंटिंग रॉ मटेरियल या कमोडिटी या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं, तो आप याद रखेंगे दे आर ABS, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्रोलिनराइट ब्यूटाडिडाइन स्टाइरिलिन। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा PLA विच इज़ द पॉलीलैक्टिक एसिड एंड थर्ड इज द PETG विच इज़ द पॉलीथाइलीन टेराफिलेटीन ग्लाइकॉल मॉडिफाइड्स। अब देखिए चूंकि हमने इसके एडवांटेजेस की बात करी तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हो जाएंगी, देन मटेरियल इज लिमिटेड, उसी के अलावा जो बिल्ड साइज है विच इज़ लिमिटेड। 3D प्रिंटिंग में देखिए सिर्फ स्मॉल प्रिंटेड चैम्बर्स को ही तैयार किया जा सकता है, यहाँ पर साइज़ की एक रिस्ट्रिक्शन हमें देखने मिलती है। इसी के अलावा अगर डिज़ाइन इनक्यूरेंसी हो जाती है सो यहाँ पर आप देखेंगे जो फाइनल पार्ट है या जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी ख़राब हो सकता है। ओके, सो ये थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके पहले भी UPSC 2018 में 3D प्रिंटिंग के ऊपर सवाल पूछ चुका है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए बन जाता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण।
चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, द कस्टडी क्वेश्चन। बात कर रहे हैं हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स चीज़ें चेंज होने वाली हैं। 11 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे 3 रिफॉर्मेटरी बिल्स लोकसभा में, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा भारतीय न्याय संहिता 2023 विच इज़ द इंडियन जस्टिस कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इंडियन सिटीजनशिप प्रोटेक्शन कोड एंड भारतीय साक्ष्य बिल 2023, इंडियन एविडेंस बिल। ये तीनों बिल यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिल्स हैं, लाइक आईपीसी, सीआरपीसी कोड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बिल यहाँ पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में रखे गए हैं रिव्यू और रिकमेंडेशन के लिए। मेजर जो फोकस है वो इंडियन सिटीजनशिप की प्रोटेक्शन कोड को लेकर किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा डिटेल या जो फोकस यहाँ पर है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर है, जो कि सीआरपीसी को यहाँ पर चेंज करने वाला है और उसके जितनी भी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो डायरेक्टली सिटीजन से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर क्या चेंजेस होंगे, लोगों को किस तरीके के प्रोटेक्शन दिए जाएंगे, ये बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए हम इस प्रोटेक्शन कोड को यहाँ पर समझें तो ये पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पर उसे डिटेन कैसे किया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन होगी, सराउंडेड पुलिस ऑफिसर्स क्या होंगे, ये सारी बात बताएगा। साथ ही ये यहाँ पर राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, लिमिटेड डिटेंशन पीरियड लेकर आने वाला है, और जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे बेल की लेकर बात करें या जितनी भी चार्जेस को लेकर जो चैलेंजेस एक व्यक्ति फेस करता है, उनके पास अप्रोचेस नहीं होती हैं, कहाँ जाना है, बेल किस तरीके से अपील करनी है, इन सभी को भी यहाँ पर ईजीफाई करेगा। साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और रिफॉर्म की बात की जा रही है। देखिए कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लाइक जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे डिजिटाइज रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम एफआईआर टू जजमेंट, सो दैट पेपर वर्क यहाँ पर ख़त्म हो सके, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल और टाइम मैनर में सारी चीज़ें मिल सके। साथ ही यहाँ पर एक मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। देखिए सो दैट कोई भी यहाँ पर सर्चिंग के दौरान किसी भी तरीके के एविडेंसेस को इम्प्लांट ना कर सके। दैट मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है जब सर्चिंग की जाएगी या सीजर किया जाएगा किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर एक मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसकी वजह से होगा क्या, एविडेंस प्लांटिंग ख़त्म होगी या जो डिफेंस आर्ग्यूमेंट है उसको एक सहायता मिलने वाली है। वहीं अगर हम यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात करें, प्रोटेक्शन कोड में और क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, तो देखिए 0 एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। एक जो कंप्लेंट रिसीव्ड है वहाँ पर वन जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग एन ऑफेंस इन अनदर जुरिस्डिक्शन कैन बी रजिस्टर्ड एज दी 0 एफआईआर और इन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए यहाँ पर क्राइम सीन को विजिट करना कंपलसरी कर दिया गया है, सो दैट दे कैन गो देयर, दे कैन गैदर द एविडेंस, जितनी भी ऑफेंसेस हैं, इनफैक्ट जो पनिशेबल ऑफेंसेस है, इनको यहाँ पर कलेक्ट किया जा सके। सो इनफैक्ट जो भी लास्ट 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है वहाँ पर भी ये लागू होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल प्रोसीडिंग को यहाँ पर प्रोटेक्शन कोड अलाउ कर रहा है कि जो ऑनलाइन ट्रायल प्रोसीडिंग है उनको यहाँ पर किया जा सके, चाहे एविडेंस का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी कन्वीनेंस हो, उसको बढ़ाने के लिए। देखिए कई बार आपने देखा होगा विटनेस आ रहे हैं, विटनेस के साथ कुछ हो जाता है या फिर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता और विटनेस समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पाते। इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल प्रोसीजर लेकर आया जा रहा है। एक और बात करें हम तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ग्रांट या रिजेक्शन है सैंक्शन का टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन 120 डेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति no person can be arrested for offences punishable with less than 3 years of imprisonment. So if accused is above 60 without permission from an officer of deputy superintendent of police rank. All right, बहुत ही important provision है, this you should remember. एरियाज ऑफ कंसर्न की बात करें तो ट्रायल इन एब्सेंशिया, देखिए प्रोटेक्शन कोड यहाँ पर अलाउ कर रहा है ट्रायल इन एब्सेंशिया, दैट मीन्स इफ द जज डीम्स पर्सनल अटेंडेंस अननेसेसरी फॉर जस्टिस और इफ द अक्यूज डिसरप्ट द प्रोसीडिंग ऑल्सो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग विषय है दैट इज़ द एस्पेक्ट इज ऑथराइज्ड फॉर पुलिस कस्टडी डिटेंशन अप टू 90 days, दैट इज़ फॉर सीवियर ऑफेंसेस।
ओके, अभी की जो लिमिट है वो 15 दिन की है। ऐसे में यहाँ पर जो इशू है वो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि क्या होगा। 19 डेज़ का जो ट्रायल पीरियड है, जो डिटेंशन पीरियड है, इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट बात की जा रही है कि जिन भी इंडिविजुअल्स के राइट है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप देखिए एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति के अधिकार है, जहाँ पर उसे जीने का, अपने स्वास्थ्य का और फेयर ट्रायल का अधिकार है, उसका भी हनन हमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो प्रोटेक्शन कोड बहुत सारे पॉजिटिव रिफॉर्म्स को लेकर भी आ रहा है, लेकिन हमेशा पॉजिटिविटी के साथ एक क्वेश्चन मार्क लीड करता है, जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लेट्स सी यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी और क्या डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जहाँ चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों ही मून पर पहुंचने वाले हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं चंद्रमा के साउथ पोल पर, और इसको लेकर दो बहुत ही मेजर क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। What determines the landing time of the two spacecraft? First question. And next question is, how far apart will the India and the Russian mission lands? चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में। देखिए, जहाँ हम लूना 25 की बात कर रहे हैं, ये रशिया का अपना लूनर मिशन है, और चंद्रयान 3 हमारा इंडिया का अपना मिशन है। लूना 25 की बात करें तो ये शेड्यूल किया गया है टू लैंड ऑन 21 अगस्त। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 23 अगस्त को यहाँ पर लैंड कर जाएगा। दोनों मिशंस की अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के उद्देश्य से निकले हैं। आज की डेट में देखिए, अगर रशिया इंडिया से पहले यहाँ लैंडिंग करता है, जो कि उन्होंने शेड्यूल कर रखा है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद द सॉफ्ट लैंडिंग, तो रशिया बन जाएगा सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना, क्योंकि अभी तक चाइना इज द ओनली कंट्री besides the Soviet Union to achieve a successful spacecraft landing on moon, जहां पर इन्होंने लॉन्च किया था चैनजे 3 एंड चैनजे 4 मिशन 2013 और 18 में। इंडिया और रशिया दोनों ही अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग के लिए काम कर रहे हैं मून पर, जिस पर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ये साबित होगा एक लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। अब बात आती है लैंडिंग टाइम ऑफ द टू स्पेसक्राफ्ट। देखिए, लूना 25 की अगर हम बात करें तो इट रीच द लूनर ऑर्बिट इन जस्ट 6 डेज, जब इसको लॉन्च किया गया था 10 अगस्त को। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर इसका पावरफुल रॉकेट। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसको 23 दिन लगे यहाँ पर लूनर ऑर्बिट में पहुँचने के लिए, जब इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। कारण क्यों? क्योंकि इसरो के पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है जो डायरेक्ट लूनर ऑर्बिट में इसका इंसर्शन करा सके। वहीं लूनर डे और नाइट की अगर हम बात करें तो जो मून है वो यहाँ पर लूनर डे और साइकिल, यहाँ पर जो मून एक्सपीरियंस करता है लूनर डे एंड नाइट साइकिल, विद ईच लूनर डे लास्टिंग अबाउट 14 अर्थ डेज। ड्यूरिंग द डे विल टॉक अबाउट, तो मून पर यहाँ सनलाइट ज़्यादा होती है, वहीं रात की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, और ऐसे में जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री के नीचे भी चला जाता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो चंद्रयान 3 है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है ये सोलर पावर्ड है, और इनका जो लाइफ स्पान है वो एक लूनर डे का आपको देखने मिलेगा, जो कि अर्थ के लगभग 14 दिन के बराबर होता है। ऐसे में क्योंकि यहाँ पर दिन की रोशनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो जो चंद्रयान 3 है इनको सनलाइट की आवश्यकता है। वहीं अगर हम लूना 25 की बात करें तो इनके जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऑपरेट कर सकते हैं एक पूरे साल, और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर जनरेटर प्रोवाइड किया गया है जो इनको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ की सर्द रातों में, चंद्रमा की -100 डिग्री की सर्द रातों में यहाँ पर इस मिशन को यहाँ पर हीटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ऑप्टिमल ऑब्जर्वेशन टाइम है वो क्या देखने के लिए मिलने वाला है, तो चंद्रयान 3 यहाँ पर एम कर रहा है जो उसका मैक्सिमाइज टाइम है फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। To achieve this in the crucial for the spacecraft to land beginning on the lunar day, जो कि 23 अगस्त से हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लैंडिंग को लेकर क्या कॉन्स्ट्राट हमें देखने मिलेंगे, तो चंद्रयान 3 का जो स्पेसिफिक विंडो है वो सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट की वजह से चल रहा है, इसीलिए ये बात तो बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि 23 अगस्त के पहले यहाँ पर
चंद्रयान 3 लैंड नहीं करेगा क्योंकि इसे आवश्यकता है सूर्य की रोशनी की। वहीं अगर हम बात करें अगर ये लैंडिंग यहाँ पर नहीं कंडक्ट हो पाती है 23 अगस्त को, तो बैकअप विंडो के साथ 24 अगस्त को ये काम किया जाएगा। अब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन नहीं काम करती है तो चंद्रयान को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा फिर से 29 डेज का, जब तक लूनर डे और नाइट साइकिल यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाती। तो एक लिहाज से अगर हम बात करें तो 23 और 24 अगस्त का जो टाइम है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर हम लूना 25 की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, इसके पास लिमिटेशंस नहीं है जैसे चंद्रयान के पास है, ना ही इसके पास लॉन्गर लाइफ स्पैन है। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो उसके पास लिमिटेड स्पैन है। लूना मिशन की अगर हम बात करें तो ये रात में भी आराम से फंक्शन कर सकते हैं, वहीं चंद्रयान रात में फंक्शन नहीं कर सकता। इसी वजह से लूना 25 की जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम प्रोवाइड कर रही है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो जो अपना ऑपरेशन है उसको बहुत आसानी से बिना सनलाइट पर डिपेंड हुए कंप्लीट कर सके। So with the help of this image, you can see how the Chandrayaan 3 and Luna, they are moving towards the moon. This you can see in this picture how our Chandrayaan 3 ये यहाँ पर इस मिशन में एंटर होंगे. They first starting this orbital path and then they are planning to reach to the moon south pole. जबकि यहाँ पर हुआ क्या है, लूना ने डायरेक्टली यहाँ पर कहाँ एंट्री ली है, इसके ऑर्बिट में. ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जहाँ हम बात करने वाले हैं आरबीआई की पॉलिसीज़ को लेकर. देखिए रिसेंटली आरबीआई ने एक गाइडलाइन यहाँ पर इशू करी है जहाँ पर डायरेक्शन दिए गए हैं दे आर डायरेक्टिंग लैंडर्स टू इम्पोज पेनल्टीज फॉर बोरोअर्स डिफॉल्ट एज penal चार्जेस रादर देन पेनल इंटरेस्टेड. ये जो मूव है ये इंश्योर करेगा एक फेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस को, और जिस भी तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है इन्हें भी यहाँ पर प्रिवेंट करने में काम करेगा. इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि रीजनेबल और कॉमेंसुरेट चार्जेस आखिर हैं क्या. देखिए लेंडर शुड अप्लाई पीनल चार्जेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल एंड इन प्रपोर्शन टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द लोन कॉन्ट्रैक्ट. ये जो गाइडलाइन है ये प्रिवेंट कर रहा है लेंडर को कि वो यहाँ पर जो इन डिस्क्रिमिनेशनरी चार्जेस हैं लोन प्रोडक्ट या कैटेगरीज पर वो यहाँ पर नहीं लगा सके. अब इसका पर्पस क्या, देखिए आरबीआई ने नोटिस किया जो रेगुलेटरी एंटिटी है आरबीआई की, इन्होंने देखा जो लिविंग पैनल रेट्स हैं इंटरेस्ट की ओवर एप्लीकेबल रेट इस केसेस ऑफ बोरो डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंसेस विद द लोन टर्म. वहीं सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर गाइडलाइन दी कि दे आर एमिंग टू एस्टैब्लिश अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर द पीनल चार्जेस इन द लोन अकाउंट. अगर हम पीनल चार्जेस की बात करें तो समझ लीजिए ये एक एडिशनल फीस होती है जो कि बोरोअर के ऊपर लगाई जाती है जब वो यहाँ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिन्हें आप ईएमआई के नाम से भी जानते हैं, या फिर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में डिले करते हैं. अब देखिए ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है, ये एप्लीकेबल होने वाली है बैंक, चाहे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लें या रीजनल रूरल बैंक्स की बात कर लें. हालांकि यहाँ पर जो एक्सक्लूजन किया जा रहा है वो बात की जा रही है पेमेंट बैंक्स की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ की और दूसरी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन की. साथ ही ये अप्लाई नहीं होंगी क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के ऊपर, ट्रेड क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, या जितने भी आपको स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन कवर देखने मिलते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर उनके ऊपर. चलिए तो ये थे कुछ माइन्यूट से चेंज. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी. ये है आज के मेंस के क्वेश्चन. आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर दे सकते हैं. यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी आपको एक लिंक मिल जाएगी where you can upload your answers. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback. And for all the MPPSC students, Raus Academy लेकर आ रहा है मेंस टेस्ट सीरीज that is starting from Monday itself. So call us on these given number below और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप उसको यहाँ पर ले सकते हैं. So thank you and see you tomorrow.